नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। और जिस तरीके से बजट की शुरुआत होने जा रही है, 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा और देश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मानसी सोनी भी मौजूद है, चर्चा करेंगे। और साथ ही आज का जो दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, बड़ी अपडेट आपको भी बता दें। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी भी सौंपी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कैबिनेट की बैठक का आयोजन संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में आम बजट पर मोहर लगेगी। उसके बाद सुबह 11 बजे तकरीबन काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 घंटे का समय बाकी है। 11 बजे संसद में बजट भी पेश किया जाएगा। तो देखिए, आज देश का आम बजट पेश होने वाला है और आज बहुत बड़ा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार आज बजट पेश करती नजर आएंगी और आज आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आम बजट आज पेश होने वाला है। 2026-27 का ये बजट तमाम उम्मीदें अपने साथ लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करती नजर आएंगी और तस्वीरें ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जब निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और अब चंद मिनटों में, कुछ एक ही घंटे में यहाँ पर बजट पेश करती वित्त मंत्री नजर आएंगी। तो देखिए, देश के बजट से तमाम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और अब देखना होगा कि बजट क्या लाने वाला है। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जिस तरीके से वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कॉपी भी सौंपी है और संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ही कैबिनेट की बैठक भी शुरू होगी। कैबिनेट में बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मोहर के बाद सदन में बजट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां बजट पेश होना है। और इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, बजट की कॉपी उनको सौंपी है और अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, आज देश का आम बजट पेश होने वाला है और तमाम अपडेटें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे और औपचारिक तौर पर यहां पर बजट पर मुहर लगती नजर आएगी। तो आपको बता दें, ये बहुत बड़ा दिन आज देशवासियों के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं जिस तरीके से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और लगातार जो तमाम तबके हैं, चाहे गरीब वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो या तमाम तरीके से व्यापार जगत हो, तमाम तरीके से उम्मीद की जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ आयुष गर्ग जुड़ रहे हैं, जो कि सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। हमारे साथ शीलू शर्मा भी जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। शीलू शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और हमारे साथ भावना शुक्ला जुड़ रही हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। भावना जी, बहुत स्वागत आपका कर रहा हूं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शीलू शर्मा जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप महिला भी हैं और जिस तरीके से बजट पेश किया जाना है, क्या कुछ उम्मीदें समाज के अलग अलग तबके को आप देख रहे हैं, किस तरीके से बजट को उम्मीद लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं? जिस प्रकार बजट आ रहा है और सबसे ज्यादा हर बार बजट का गहरा असर मिडिल क्लास पे पड़ता है और मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचते हुए हम चाहेंगे कि बजट इस बार हमारे रसोई से जुड़ा हो, तो हमारे सिलेंडर के खर्च हमें कम आए, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च हमें कम आए, बस यही चाहत है हमारी। बिल्कुल, देखिए, बजट को लेकर उम्मीद काफी की जा रही है। आयुष गर्ग जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं क्योंकि आपका महत्वपूर्ण जिस तरीके से रोल है और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। जो गणित की भाषा होती है, बजट की जो भाषा है, जो आंकड़ेबाजी होती है, तमाम तरीके से पिछली बार का जो बजट रहा तकरीबन 50 लाख करोड़ के आसपास का पूरा बजट था। अब क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या कुछ बजट में बेहतर होना चाहिए? क्योंकि उम्मीद सभी तबकों को है और खासकर जो 5 बड़ी घोषणाओं की बात की जा रही है, जो की जा सकती है, चाहे
इनकम टैक्स में जो स्लैब बढ़ाने की बात की जा रही है 13 लाख से 15 लाख के बीच में ये पूरी राशि हो सकती है। इसके साथ ही किसानों को लेकर भी तमाम बातें हैं, जो किसान सम्मान निधि है 9,000 तक करने की बात की जा रही है, ट्रेनों की बातें, बहुत सारी 5-3 घोषणाएं बात की जा रही हैं। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं घोषणाओं को, क्या कुछ उम्मीद आम लोग कर रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए, अभी जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है और टैरिफ पे टैरिफ यूएस लगाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का मेजर फोकस रहेगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पे, जैसे हमने अभी ईयू के साथ अभी ट्रेड डील साइन की है, तो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि ऐसे यूनिट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दे सके। फर्स्ट, एक बजट में हमको समझना पड़ेगा फिजिकल डिफिसिट होता है, टोटल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और टोटल रिवेन्यू है। ऑलवेज हमारा देखा गया है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है रिवेन्यू से, तो फिजिकल डिफिसिट जो होती है क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपका, तो आपको बाहर से लोन लेना पड़ता है, और लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट बर्डन भी साइमल्टेनियसली बढ़ता है। तो गवर्नमेंट का ऑलवेज एम रहा है कि फिजिकल डिफिसिट हम कम से कम कर सकें। लास्ट ईयर फिजिकल डिफिसिट 4.4% था जीडीपी का, एंड एक्सपेक्टेड है कि 4% से रिड्यूस करे इस बजट में। फर्दर इनकम टैक्स स्लैब के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी 12 लाख तक हमको छूट दी गई है। बट इस ईयर जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 75,000 रुपए का 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो उम्मीद है कि उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट करेगी। फर्दर इसके अलावा जैसे कि 12 लाख का स्लैब आप सुने होंगे कि 12 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। अगर किसी की इनकम 12 लाख 1 रुपए है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता है रिलीफ का। तो गवर्नमेंट में भी उन लोगों के लिए जिनका 12 लाख से ऊपर है और उनको टैक्स पूरा देना पड़ता है, 12 लाख की छूट उनको नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए कुछ बेनिफिट ला सके। फर्दर इसके अलावा हमको समझने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बजट में। जितना ज्यादा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ऑन रेलवे, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, तो उससे प्राइवेट सेक्टर्स को बूम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होती ही होती है, बट प्राइवेट सेक्टर्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो उससे वो अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, हर कोई गवर्नमेंट जॉब पे भरोसा करे तो पॉसिबल नहीं कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट दें। तो गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है एमएसएमई और छोटे लघु उद्योग को, जिससे कि वो गांव-गांव में, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो हमको इस बजट में ये भी देखने को मिलेगा कि एमएसएमई सेक्टर्स के लिए क्या नया बेनिफिट गवर्नमेंट लाएगी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है देखने को कि गवर्नमेंट कोई भी बजट पेश होता है, यहाँ पर क्या कुछ कोई भी तमाम चीजें थोड़ा और इंतजार करेंगे, क्योंकि 11 बजे से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। भावना शुक्ला जी के पास भी हम आएंगे। मानसी, देखिए जिस तरीके से तमाम तरीके से उम्मीद की जा रही है, महिलाओं को भी काफी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि भावना शुक्ला जी जो है वो बेहतर तरीके से फाइनेंस को समझती है, वो बेहतर समझाएंगी। आपके कुछ सवाल हो तो पूछेगा। बिल्कुल, भावना शुक्ला जी से ये समझना चाहूंगी कि पिछले जो बजट 2025 था उसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी, बजट से क्या कुछ आशाएं थी, और इस बार जो बजट आने वाला है 2026 उससे क्या कुछ आशाएं, क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? भावना जी। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 2025 में जो सबसे बड़ी एक चीज देखी जा रही थी कि लोगों में एक्सपेंडिचर पावर कम हो रहा था इकोनॉमी का एक रोटेशन के लिए। तो जो टैक्स में रिलीफ मिला था वो एक बहुत कुछ हद तक उम्मीद थी और जरूरत भी थी, उस समय की दरकार थी, तो जो कि एड्रेस की गई थी। इनकम टैक्स की लिमिट जो है उसको 12 लाख तक कर दिया गया था, तो एक अच्छा संकेत था, क्योंकि इकोनॉमी जो चलती है वो पूरा साइकिल चलता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेगमेंट प्रॉफिट में रहे दूसरा नहीं रहे। अगर आपके पास में आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और खरीदार अगर नहीं रहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया गया था वो एक अच्छा संकेत था। हालांकि इस बार उसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार दे दिया गया था। और जो सरकार से जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी चीज है जहां पे अगर आप आज पैसा लगा रहे हैं तो वो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म तक भी आपको असर डालता है आपकी इकोनॉमी को। और जो टारगेट है, जैसे हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और तीसरी बनने की तैयारी में है, तो उसके लिए वो तभी संभव हो पाएगा कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का ज्यादा उस पे खर्च किया जाए, और उसके बाद में जो असमानता है इनकम की उसमें सभी लोगों को शामिल करते हुए करें।
और अभी एक बात कही गई थी इनकम, जो मिडिल क्लास की बजट का, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास का रहता है, वेलफेयर स्कीम्स और सारी चीजें रहती है, लेकिन मिडिल क्लास सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है हमारे यहाँ पे देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम बात करते हैं तो उसकी चीजों को एड्रेस करना भी एक बहुत ही जरूरी चीज है यहाँ पे मिडिल क्लास को। बिल्कुल, तमाम सारी उम्मीदें यहाँ पर होती दिखती नजर आ रही है, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शीलू शर्मा जी। शीलू शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप महिला हैं और ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगी, क्योंकि अब जो बजट आने वाला है, कुछ ही देर में बजट आ जाएगा, वित्त मंत्री बजट पेश करती नजर आएंगी और उससे पता चलेगा कि खर्च बढ़ेंगे या राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, चूंकि आप महिला हैं तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी, क्या कुछ लगता है कि किन चीजों पर राहत मिलना बहुत जरूरी है? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि राहत, जैसे कि एक महिला के लिए सबसे पहली चीज होती है स्वास्थ्य, रसोई और स्वास्थ्य के साथ ही साथ शिक्षा। इन तीनों चीजों पर अगर हमें राहत मिले तो वो बजट हम पूरे परिवार पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कटौती आनी चाहिए। साथ ही साथ लग्जरी आइटम के जो दाम है वो बढ़े तो वहाँ उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तेल और दालों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार रेड दाल आज 180 रुपए किलो होती जा रही है, सो गरीबों के लिए या साधारण तबके के लोगों के लिए साधारण खाने की भी व्यवस्था के लिए उन्हें थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तेल दालें इनके ऊपर काम, और इसके साथ साथ घूमने फिरने के हिसाब से रेलवे की जो टिकट्स हैं उनमें भी कटौती होनी चाहिए कि कम से कम जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कहीं घूम सके, साथ कहीं जा सके। तो ये एक बहुत जरूरी है जो हमें इस बजट से, हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि रेलवे की टिकट्स कम हो। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि रेलवे को लेकर भी एक बड़ा फंड का जारी करने की बात कही जा रही है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि तमाम चीजें जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो राहत मिलनी चाहिए वो इसमें देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद लोगों को भी है। हम उस पर लौटेंगे, चर्चा हम फिर से दोबारा करेंगे। इसी बीच बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, जहां बजट से पहले कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। संसद भवन में शुरू हुई कैबिनेट की बैठक की बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जहां बजट से पहले कैबिनेट की अहम बैठक, संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट में आम बजट रखा जाएगा और कैबिनेट की मोहर के बाद सदन में बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है, बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी गई है और यहां पर अब जिस तरीके से बैठक की शुरुआत हुई है, 11 बजे लगभग पौने घंटा का समय बचा हुआ है जब बजट पेश होने में, और लगातार जो लोगों की उम्मीदें हैं, टिकटिकी लगाए जो बैठे हैं, उसको तस्वीर भी साफ होती नजर आएगी। दोबारा चर्चा पर हम लौटेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आयुषी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि लगातार बजट को लेकर कई तरह की संभावनाएं भी हैं, कई उम्मीदें भी लोग कर रहे हैं। सोने चांदी के दाम जो पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने बढ़ते हुए देखे हैं, जबरदस्त उछाल आया है। अभी इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम होती है तो इसमें भी कुछ गिरावट की बात कही जा रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ गिरावट आगे उम्मीद की जा सकती है और क्या कुछ इसको लेकर पूरी जो स्थिति देखने को मिलती है, टेक्निकली इस मामले को कैसे समझा जाए कि जो रेट कम होंगे तो कितने रेट तक कम हो सकते हैं? सोने चांदी को लेके बहुत बड़ा बढ़ावा, अभी जो सोने चांदी का रेट होता है वो ग्लोबल मार्केट ड्रिवन होता है, हमारा इंडिया मार्केट से कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी होने की वजह से बुलियन एसोसिएशन का मांग है कि कुछ गिरावट दी जाए, टैक्स में रिबेट दी जाए, क्योंकि सोने चांदी की अभी जो बिक्री है वो बहुत कम हो चुकी है। सो जैसे जीएसटी बुलियन पे 3% लगता है, तो मे बी उसमें कुछ छूट दी जा सके, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे कुछ छूट दी जा सके, कुछ मेकिंग चार्जेस जो होते हैं ज्वेलरी के उसमें कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सके। तो इस टाइप का भी कुछ देखने को हमको सोने चांदी के रिलेशन में मिल सकता है। बिल्कुल, भावना शुक्ला जी की रिएक्शन आपसे चाहूंगा कि सोने चांदी को लेकर आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है उस पर अगर थोड़ी जो छूट मिलती है तो उसका असर दिखाई देगा। बहुत बड़ा असर तो नहीं, मुश्किल से 5 से 7 हजार रुपए आसपास सस्ता सोना चांदी हो सकता है।
देखिए, इसमें फर्क तो पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य क्या कहता है। सोने चांदी की बात हो और पेट्रोलियम की बात करें तो ये दोनों चीजें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के मद्देनजर की जाती हैं। और जिस तरफ से सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है, ईयू के साथ भले हम समझौता करें पर अमेरिका को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जब अर्थव्यवस्था की बात की जाती हो। डॉलर के मुकाबले जो रुपए का गिरना लगातार बना हुआ है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है, क्योंकि अगर यहाँ पे बजट पे किया भी जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है सोने चांदी के भावों में, क्योंकि उसमें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ही महत्वपूर्ण निर्भर करेगी, रोल निभाएगी। पेट्रोलियम हो या सोना चांदी की यहाँ पर बात करते, सोवेनियर बॉन्ड को जैसे उसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज्यादा फर्क की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने महत्वपूर्ण चीजों को स्पष्ट किया है। चर्चा पर दोबारा लौटेंगे, इससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उन्होंने प्रतिक्रिया दी है बजट को लेकर। वो क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव सपा सांसद ने भी अपने प्रतिक्रिया दी है। कि जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और 2014 से लेकर के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं। तो देखिए, आपने सुना है गजेंद्र सिंह शेखावत को और अखिलेश यादव को। लगातार अखिलेश यादव जो है वो तंज कसते तो नजर आ रहे हैं बजट पर, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि चंद मिनटों में ही अब बजट पेश होने वाला है, लगभग आधा घंटे का वक्त है जब बजट पेश होगा, तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। चलिए लौटते हैं हम चर्चा की ओर, और भावना जी की ओर लौटूंगी मैं, और उनसे ही मेरा सवाल रहेगा। भावना जी, आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके लगातार उम्मीदें यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियली एक्सपर्ट हैं, तो आपसे समझना चाहूँगी कि जो बजट है वो कितना ज़्यादा प्रभाव डाल देता है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, फिर चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, और व्यापारियों की भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। तो किस तरीके, अगर बाकी तमाम चीज़ों को देखा जाए और 2025 के बजट को देखा जाए, तो क्या किसमें ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है, और क्या आपको लगता है कि इस सेक्टर पे तो राहत मिलनी चाहिए, इस विषय पर तो राहत मिलनी चाहिए? देखिए, जो बात कर रही थी 2025 के बजट की, तो 2025 के बजट में जो मुख्य तरह इनका फोकस था वो था एग्रीकल्चर पर, और दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी स्कोप बहुत है, और हमारा देश अभी जिस पोजीशन पे हो सकता है अभी उसमें और गुंजाइश है। यकीनन हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड इकोनॉमी रही है, और एग्रीकल्चर की कॉस्ट, जब हम किसानों से बात करते हैं, भले कितनी ही सरकारें आई हो गई हो, लेकिन किसान का हमेशा यही होता है कि आय बढ़ाने की बात की जाती है, और आय उस प्रपोर्शन में, उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। 2017 से अगर हम बात करें और 25 के बीच में, तो किसानों को कहना होता है उनकी जो लागत है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। हम बात करते हैं आय को डबल करने की, लेकिन जब लागत ही उनकी 3 गुना बढ़ रही है तो डबल कैसे होगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे सरकार का फोकस रहा है, लेकिन जमीनी रूप से जितना होना चाहिए, क्योंकि जब एक किसान अपनी फसल को बेचता है और उसके पास जो पैसा मिलता है उसको लेके वो शहरों की तरफ जाता है, खरीदारी करता है। अब अगर उसको फसल को नुकसान हो गया या किसान की इनकम उतनी नहीं हुई, तो शहरों में जाकर वो उसकी खरीदारी कम होगी, तो यकीनन वो व्यापारियों के व्यापार पर असर डालेगा। तो ये, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एक साइकिल है, और हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण उसके घटक होते हैं। तो आपने कहा बजट को हम कैसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा सेक्टर है जहाँ पे सरकार का फोकस रहा है 2025 पे मैन्युफैक्चरिंग में। टॉयज की अगर हम बात करते हैं,
अपैरल की या पल्सेस की, जैसे कि अभी हमारे साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने भी कहा है कि दाल की कीमतों की बात कही है। तो 2025 में भी सरकार ने पल्सेस में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात कही है। आज भी अगर हम दाल को आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और बाहर अगर कभी भी टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो उससे फर्क पड़ जाता है हमारे यहाँ की महंगाई पर। तो हमको पेट्रोलियम पदार्थों पर, दालों पर अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर मतलब डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाबा जी, महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र आप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर और महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बजट को समझना भी बहुत जरूरी है। और अभी क्योंकि जब बजट को लेकर तस्वीर साफ होगी तो कितना क्या कुछ बजट में देखने को मिल रहा है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उसको भी लोग जो चर्चा को देख रहे हैं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप पर हम लौटेंगे, चर्चा पर लौटेंगे। सीधा भोपाल हम चल रहे हैं, जहां से हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, जिस तरीके से कुछ ही समय बाकी है बजट पेश होने में, आप भोपाल में हैं, आपके आसपास मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, कितनी उम्मीद लोग बजट से कर रहे हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो बजट को लेकर के सभी लोगों की उम्मीद जो है काफ़ी ज़्यादा है और लोग चाहते हैं इस बार के बजट में जो है काफ़ी चीज़ें हों। क्या उम्मीद है इस बार के बजट से आपको? इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत से लोग जो हैं वो नए लोग खड़े हुए हैं और प्रगति पैनल जो है इस बार बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग आई है। मेरा मानना ये है कि जो भी जीतेगा अच्छे वोटों से जीतेगा। ये बताइए बजट में जो है क्या उम्मीदें हैं, क्या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए खास देखने को मिल सकता है बजट में? बजट में ये कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा, चांदी सिल्वर अपर होगा और महिलाओं के लिए खास तौर पे ये कि कपड़ा में कुछ ना कुछ नए व्यापारी उन्हें कुछ नई डिजाइनें उपलब्ध रहेंगी महिलाओं के लिए। तो बजट से जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। इस बार के बजट से कितना उम्मीद है आपको? भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा, व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा, बड़े उद्योगपतियों का जो ध्यान रखा जाएगा। इस साल उम्मीद है कि मध्यम वर्ग के उद्योगपति, किसानों का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। हेल्थ में बहुत अच्छा काम करा है जो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ में बहुत अच्छा काम करा है। तो इस बार उम्मीद है कि हेल्थ में और अच्छा काम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना जो इतनी अच्छी योजना गरीबों के लिए चढ़ाई है, बड़े बड़े अस्पताल वाले आज छोटे गरीबों के पास जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम रहा है। किसानों का भी अच्छा ख्याल रखा है। तो इस बार उम्मीद है कि संतुलित बजट आएगा तो बड़े उद्योगपतियों के साथ छोटे उद्योगपतियों को भी, जो व्यापारिक वर्ग बहुत आगे रखता है देश को बढ़ाने में, उसका ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, यानी बड़े उद्योगपति के साथ छोटे उद्योगपतियों का भी ध्यान रखा जाएगा। कितनी उम्मीद है इस बार के बजट से? देखने के ऊपर है कौन जीतता है। उम्मीद बजट से कितना है? क्या बजट से कोई उम्मीद नहीं है, दिल में जटाना है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस बार के बजट से कितनी उम्मीद है? क्या लगता है कौन से वर्गों को जो इस बार साधा जा सकता है? मध्यम वर्गों को सबसे पहले साधना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग इससे बहुत सारे परेशान चल रहा है और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर भी वही है। तो मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा अपन को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और टैक्स का जो है अभी 12 लाख का है, उसको ऊपर और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं इस देश में। तो इसलिए अपन को इस पे करना चाहिए और बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है और हमें उम्मीद है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, बजट से कितनी उम्मीद है? क्या लगता है? काफी कुछ उम्मीदें हैं, आप लगातार बातचीत भी कीजिएगा, आप पर हम लौटेंगे। जिस तरीके से लोग काफी कुछ उम्मीदें भी कर रहे हैं, सीधे चर्चा पर हम लौटते हैं। खास मेहमान हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। शिलू शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, आपने रिएक्शन सुने होंगे। बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं काफी कुछ बेहतर हो, लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज से जुड़ी हुई हैं, आप कहां क्या कुछ महसूस कर रही हैं? क्योंकि चाहे गरीब तबके को लेकर भी हो, 20% आबादी ऐसी है जो काफी कुछ उम्मीद करती है, या शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जो ऐसा तबका जो चीजों को सोचता है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो खुद से अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप काफी लोगों से वाकिफ भी होती होंगी, आप क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं? क्योंकि पिछली बार भी बजट पड़ा था, लगातार बजट बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, व्यापार में लगातार अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ऐसे आंकड़े में दिखाई देते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या स्थिति देखती है? कहने का बहुत जरूरी ये है कि जो हमारे निचले तबके के लोग हैं उनके लिए ये बजट बहुत मायने रखता है। अगर हम ये सोचें कि जो रसोई से जुड़ी हुई चीजें हैं, कम से कम उसके जो दाम हैं उसमें ऐसा ना हो कि महंगाई की मार ज्यादा पड़े, तो वो निचले तबके के लोग कम से कम एक अच्छा खा पाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इससे उनके जीवन पर कोई ऐसा गहरा असर ना होगा। एक मिडिल क्लास के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो
जिस प्रकार इनकम टैक्स जो 12 लाख की बात हो रही थी, इसमें भी इजाफा होना चाहिए ताकि उनको इनकम टैक्स का जो भार है वो ज्यादा ना हो। ये कई बार देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का भार बहुत अधिक है। तो हमको ये जरूर बजट के लिए हमारी यही उम्मीदें हैं और बस हम यही चाहते हैं। निश्चित तौर पर और उम्मीदें तो काफी सारी है। देखिए हर वर्ग तमाम उम्मीदें लगाए हुए बैठा है। बजट आने के बाद कोई खुश नजर आता है तो कोई दुखी नजर आता है, लेकिन अब 2026 का बजट क्या कुछ कहता है, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुष गर्ग जी। आयुष गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और एज एन सीए आपको क्या लगता है कि किन चीजों में राहत मिलना बहुत जरूरी है? आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए खुशी तो हर कोई जाहिर कर देता है और शिकायतें भी बहुत सारी रहती है बजट आने के बाद, लेकिन अभी सवाल ये है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, किन चीजों पर आप चाहते हैं कि इस पर राहत तो मिलनी बहुत जरूरी हो गई है और आने वाले समय को देखते हुए भी इन चीजों पर राहत मिलना बहुत जरूरी है। मैम, बजट तो बन जाता है लेकिन आम पब्लिक ये चाहती है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उस बजट का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फर्दर राहत की बात है तो हम जीएसटी की तरफ जाना चाहेंगे। जीएसटी में हम चाहते हैं कि एक एमनेस्टी स्कीम आए, जो पुराने केसेस हैं, उन जितने सारे पेंडिंग छोटे छोटे व्यापारियों के केसेस हैं, वो एक एमनेस्टी स्कीम दे गवर्नमेंट। मे बी इस बजट में हम देख भी सकते हैं और उस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू वो केसेस क्लोज हो जाएं। फर्दर हम एक ये भी चाहेंगे थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले। सिंगल विंडो क्लियरेंस तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंगल विंडो क्लियरेंस, बट अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। किसी भी बेनिफिट्स, कोई भी स्कीम्स की बेनिफिट लेने के लिए अभी आम जनता को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल आयुष जी, देखिए बजट को जितना लोग उम्मीद करते हैं, आप जिस तमाम चीजों का जिक्र भी कर रहे हैं, अभी सी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि शायद आम लोग इन चीजों को सुनते जरूर हैं लेकिन कई समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे उनकी चीजों को, ये चीजें उनके लिए प्रभाव साबित होती है, प्रभाव छोड़ती है, प्रभावित करती है उनकी आम दिनचर्या को, जिंदगी को, कैसे इसको समझाएंगे आप? क्योंकि कई टेक्निकल चीजें ऐसी हैं जिनको समझना हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। बजट को लेकर आम जनता को समझना पड़ेगा गवर्नमेंट का जो फोकस होता है। बजट ये दिखाता है गवर्नमेंट का किस सेक्टर में, किस विंग में ज्यादा फोकस है, जहां उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। एक वहां पे अपॉर्चुनिटी भी है आम जनता के लिए, वहां पे लघु उद्योग लगा सकते हैं, लाइक डिफेंस सेक्टर हुआ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हुआ, जहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा बजट है, ज्यादा स्पेंडिंग है, इसका मतलब डिमांड भी ज्यादा होगी वहां पे। तो आम जनता ये देखेगी गवर्नमेंट का लास्ट ईयर का फिगर क्या था इन्वेस्टमेंट का, इस ईयर का उसमें एक्सपेंडिचर क्या फिगर है, और उस विंग में चाहे तो उसमें एक्सपेंड मतलब अपना फोकस टू बिजनेस फोकस भी आम जनता कर सकती है। बिल्कुल फोकस कर सकती है और अब देखना होगा कि आने वाले बजट में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि ऋषभ हम भी देखते हैं जब बजट पेश होता है तो तमाम सारी उम्मीदें तो जनता लगाती है, लेकिन किस किस चीज में राहत मिलती है वो भी एक बड़ा सवाल होता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है भावना शुक्ला जी, उनकी तरफ रुख करना चाहूंगी। भावना जी, थोड़ा सा जनता को समझाने की या फिर मैं बोलूं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश, क्योंकि कई बार हम जब रिव्यू लेने पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात करने पहुंचते हैं, तो लोगों को ये पता नहीं होता है कि बजट हमारे आम जीवन पर किस तरीके प्रभाव डालता है। कई लोग इससे अवेयर नहीं रहते। तो एज एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगी, लोगों की जेब पर कितना ज्यादा असर पड़ सकता है? क्योंकि बजट आएगा, तमाम सारी खुशियां और शायद थोड़ा सा दुख भी लेकर आए कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग संतुष्ट रहते हैं, कुछ असंतुष्ट नजर आते हैं, वो सबकी अपनी मानसिकता है। लेकिन फाइनेंशियली तौर पर कैसे आप देखती हैं यहाँ पर लोगों को, किस तरीके बजट प्रभाव करता है और किस पे राहत मिलना जरूरी है? देखिए, जैसे आपने कहा कि बजट को हम साधारण भाषा में किस तरह से समझ सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बजट में हमारे बजट, जैसे जब हम घर पे बजट बनाते हैं या हर कोई कंपनी है वो बजट बनाएगी, या देश का जो बजट पेश किया जाता है, तो क्या अंतर होता है? जब देश का बजट पेश किया जाता है तो होता है कि राजस्व इतना हो गया, आय इतनी हुई, व्यय इतना हुआ। तो ये खाली एक आंकड़े नहीं होते हैं कि 50 लाख करोड़ की आपके पास खर्चा हो रहा है या बजट का साइज। ये एक बताता है कि सरकार किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोज उनका जितना भी बजट रहता है, आप 50 लाख या 60 लाख करोड़ का मानते हैं, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा
एग्रीकल्चर के विकास के लिए दिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, कितना परसेंटेज उस पूरे ढांचे में आय और व्यय में किस क्षेत्र को दिया जा रहा है, इससे समझ में आता है कि ये सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। कई बार यहाँ दिया गया था लोक कल्याणकारी योजनाओं पे फोकस, तो होता है कि चुनावों के समय में लोक कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा बजट का हिस्सा दे दिया जाता है। तो पूरी तरह से ये हमको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखना चाहिए जब भी बजट पेश किया जाता है कि उसमें सरकार की बारोइंग कितनी है, मतलब कि कितना उधार पैसा लिया गया है, उसका इंटरेस्ट जब हम ब्याज देते हैं तो वो राशि कितनी जा रही है। अब वो वाली अगर राशि बहुत बढ़ती जा रही है तो यकीनन जो हमारे पास बच रहा है 100 रुपए का अगर हमारा बजट होता है और हम 40 से 50 रुपए हम ब्याज पर दे देते हैं बारोइंग में, तो हमारे पास ये समझे खर्चे के लिए कितना कम बचेगा। तो ये जहाँ पे जो अंतर आ रहा है बारीकी समझना बड़ा जरूरी है और यही मुझे लगता है कि जो असर पड़ता है वहीं से वो चीजें बदलनी भी शुरू होती हैं। भावना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और है, क्योंकि हम जो लगातार बजट देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों का बजट देखें तो बजट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो 17 लाख करोड़ के आसपास 2014 से बजट की शुरुआत हुई, वो अब बढ़ते बढ़ते 50 लाख करोड़ तक पिछली बार आ चुका है, ऊपर ही क्रॉस कर चुका है। अब आप, क्योंकि जब ये बढ़ोतरी होती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि हर जगह काम किया जा रहा है, हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं विकास की दर भी हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आप कितना महसूस कर रही हैं जो पिछली तुलना करें पिछले 8-10 सालों से, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। इस बजट के साथ क्या उम्मीद आप कर रही हैं और कितना फायदा, क्योंकि कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं जो कि शील जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि कई जगह अभी भी महंगाई के चलते लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बजट लगातार बढ़ता चला जा रहा है? देखिए क्या होता है, जब हम कई बार लोग अपने आप को क्यों नहीं जोड़ पाते हैं, जो बड़े दावे किए जाते हैं जो कि उत्साह वाले होते हैं कि हम 4थी अर्थव्यवस्था बन जाए, 5वीं बन जाए, हमने जापान को पछाड़ दिया। तो जापान को हम पिछली बार 2005 में भी तकरीबन 5 या 6 में भी पछाड़ चुके थे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है? पर कैपिटा इनकम मतलब आपकी हमारी आय बढ़ रही है, देश की बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ना भी महत्वपूर्ण होता है। जापान की तुलना में अगर हम बात करें भारत की, तो पर कैपिटा इनकम में हम आज भी काफी पीछे हैं। इसका सीधे सीधे मतलब है कि हमारे यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के पास में खर्चा करने के लिए पैसा कितना है। तो एक जो हम आर्थिक रूप से कहेंगे कि विषमता, समानता कम है। अगर पैसा बहुत बढ़ भी रहा है तो वो 20% लोगों के पास में, 80 के पास में कम है। तो उस हिसाब से उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा तभी हो पाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति को उस चीज का फायदा मिले, पहली चीज। दूसरी बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। आयुष्मान बहुत अच्छी एक व्यवस्था आई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे ढांचागत सुधारों की आज भी जरूरत है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन की उतनी उससे ज्यादा है, क्योंकि रेगुलेशन के मामले में अफसरशाही हावी हो जाती है। और आज भी अगर कई बार सुनने में भी आया है, कुछ केसेस मेरे पास भी आते हैं, मतलब जब मैं पास लिखती हूँ आर्टिकल या लोग मुझसे संपर्क करते हैं, तो उसमें बताते हैं कि अभी हमको 10,000 भरना है, हार्ट अटैक आया, अस्पताल ले गए, आयुष्मान कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा देना पड़ेगा, तब जाके इलाज शुरू होगा। तो जमीनी स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, रेगुलेशन है, वहां पर सुधारों की अभी भी आवश्यकता है। बिल्कुल। मैन्युफैक्चर में एमएसएमई को हम कहते हैं कि बहुत रीढ़ की हड्डी है किसी भी देश के लिए। बिल्कुल। पर आप बिजनेसमैन से बात करें, उनको आज भी एक यूनिट लगाने के लिए 13 से 14 परमिशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परेशान हो जाता है व्यक्ति। बिल्कुल, वाकई में एक जो महत्वपूर्ण बात जो आयुषी भी कह रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो पा रहा है। आप चीजें तो काफी ले आ रहे हैं, लेकिन हर वर्ग किस तरीके से उनका जीवन सरल हो पा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती भी ये होती है। शीलू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए पर कैपिटा इनकम की बात यहाँ पर भावना जी ने की है। आप क्योंकि समाज से जुड़ी भी हुई है, खासकर वो वर्ग जो लगातार आप इस तरह की समस्याएं देखती है, और उसमें भी महिला वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहां पर कामकाज के मामले में बहुत कम पैसा कमाई स्थिति हम देखते हैं समाज में। महिलाओं को कम से कम ऐसी स्थिति है, चुनौती रहती है कि अच्छा खासा उन्हें पैसा मिले, या कई क्षेत्र ऐसे हैं वहां पर कम सैलरी महिलाओं को काम करना पड़ता है। इस चुनौती को आप कैसे देख रही हैं और क्या कुछ इससे उम्मीद आप लगता है कि इस बार थोड़ी चीजें बेहतर देखने को मिलेंगी? महिलाओं के लिए कम सैलरी पे काम करना और जिस विषय पे बातचीत हो रही है, इस विषय पे मैं यही कहना चाहूंगी कि
महिलाओं की अगर आर्थिक स्थिति बढ़ती है तो घर परिवार में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों की भी स्थिति और उनकी शिक्षागत स्थिति भी बदलती है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जिस प्रकार शिक्षा के नाम पर धांधली चली जा रही है और एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं और इधर महिलाओं को सैलरी कम दी जा रही है, इसकी वजह से भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि पहले आप जब सब्जियां खरीदने जाते थे, राशन खरीदने जाते थे, तो आप कितने पैसे लेकर जाते थे और आज आप उतने उससे कहीं ज्यादा लेकर जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई बचत नहीं हो रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस बार का बजट परिवार और महिलाओं के राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित हो और वहां हमें राहत मिले, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ये तो आपने इस सही बार कहा कि राहत मिले, लेकिन रेलवे एक में छोटा भी सा सवाल मेरा यहाँ पर भी है, क्योंकि जिस तरीके सरकार जब बजट पेश करती है तो कहा जाता है कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखा जाता है, फिर चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, व्यवसायी हो, तमाम लोगों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, चूंकि आप महिला हैं, तो क्या कुछ नई योजनाएं महिलाओं के लिए निकालनी चाहिए? क्योंकि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह जो है लाडली बहना योजना या फिर मातारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता तो प्रदान की जाती है, लेकिन क्या और नई योजनाएं आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए भी यहां पर प्रयास करने चाहिए? हाँ, ये बहुत सारी सुविधाएं, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हम देख रहे हैं हमारे पास, पर इन सुविधाओं के साथ साथ कुछ इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम जा रही है। विगत कुछ दिनों में मैंने जब देखा कि राशन कार्ड की सुविधा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें थंब इम्प्रेशन नहीं हो पाना और कई बार आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम होना, ये सारी जो पेपर वर्क जो हमारे सीए सर भी कह रहे थे, ये जो पेपर वर्क का जो हमारे ऊपर जो जाल बिछाया जाता है कि इसको भी करना है, उसको भी करना है, तो इसमें कई लोगों को समय से राशन भी नहीं मिलता है। और जो मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ कि जब आप कहते हैं कि और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिली है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है, तभी हमें ये लगेगा कि हाँ बदलाव आ रहा है और इस बदलाव और इस इम्प्लीमेंटेशन में एक एक व्यक्ति को इसका फायदा हो रहा है। आज भी आप गांव में जाएंगे और उन लोगों को आप पूछेंगे तो इन सारी सुविधाओं का संपूर्ण लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो वो एक जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। ये चुनौती तो वाकई में है कि तमाम चीजें जो है वो कैसे जमीन पर उतर पा रही हैं। आयुषी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए इनकम टैक्स को लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही है। हालांकि आप लोगों ने जो अपनी बात कही है, उम्मीद कम है, पिछली बार काफी कुछ छूट मिल चुकी है, लेकिन जितनी भी छूट मिलती है उसमें भी थोड़ा समझाइएगा। अगर जो इनकम टैक्स में कुछ और राहत मिलती है, 13 लाख रुपए तक जो इनकम है या उनको अगर राहत दी जाती है, टैक्स फ्री किया जाता है, तो उसमें से भी कई कैटेगरी होती है। आप किस तरह की सैलरी जो आप अगर जो आपकी इनकम है जो आपकी नौकरी से आ रही है तो उसको लेकर जरूर ये राहत मिल जाती है, लेकिन आप अगर व्यापार जगत से ताल्लुक रखते हैं, कोई जमीन कारोबार है आपका, तो क्या सबके लिए जो ये इसका लाभ मिलेगा या फिर इसको भी आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं? जैसा कि सैलरी क्लास है और बिजनेस क्लास है, हमेशा सैलरी क्लास वालों की कंप्लेन रही है कि हम बिजनेस क्लास तो अपना एक्सपेंडिचर दिखा देता है, जो उसके तरह तरह के एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हुआ, घर के कुछ खर्चे, उसको भी वो इन्वॉल्व कर लेता है। पेट्रोल का खर्चा हुआ आपका ट्रैवलिंग में, या आपका किसी भी तरह का रेंट हुआ, वो अपना उसका छूट ले लेता है बिजनेस में, प्रॉफिट में। बट सैलरी क्लास इस टाइप का किसी भी तरह का छूट नहीं ले पाता और उससे जितना सैलरी है उसका 25% से 30% तक उसको इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ता है। और जो बचा हुआ पैसा भी उसके हाथ में आता है, वो कोई भी सामान खरीदता है या कहीं पे भी निवेश करता है, वहां पे भी टैक्स उसको देना पड़ता है। तो कुल मिला के 40% टैक्स सैलरी क्लास को देना पड़ता है, जिसपे कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है किसी भी तरह का छूट ले सके। तो मैं ये चाहूंगा या ये देखना चाहूंगा कि सैलरी क्लास वालों के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट भी इस पे बहुत फोकस्ड है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम सैलरी क्लास वालों को दे सके। फर्दर बिजनेस क्लास की बात हुई तो बिजनेस क्लास के पास ऑलरेडी 12 लाख का डिडक्शन है, लेकिन जिनका आय 12 लाख से ज्यादा है उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो वो चाहेंगे कि वो जो कि 12 लाख से ज्यादा है, उनका आय अगर 12 लाख से ज्यादा है तो ओल्ड रिजिम में वो 5 लाख के ऊपर अगर आता है तो उसमें टैक्स फिर से लगेगा।
तो वो चाहेंगे कि जो इसको समानता लाई जाए। अगर वो 12 लाख से ज्यादा है तो भी उसको यही छूट दी जाए, और 12 लाख से कम है तो भी उनको एक समान रूप से छूट मिल सके। तो इस टाइप का कुछ संशोधन हम देख सकते हैं इस बजट पे। मतलब कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है और तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर सुधारी जा सकती है। आयुष जी, भावना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और एक चीज जो है वो लगातार यहाँ पर रुकती नजर आती है कि लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, चूंकि एक तरफ एक वर्ग ये भी कहता है कि आय भी बढ़ रही है अगर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि दिन पर दिन अगर देखा जाए तो हर बार जो है वह महंगाई के आंकड़े हम बढ़ते हुए देख पाते हैं। और अभी जो है सरकार का जो विजन 2047 है, विकसित भारत का विजन है, उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार प्रयासरत है। लेकिन अब जो बजट आने वाला है उससे क्या आम लोगों पर असर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि देखिए तमाम तरीके के यहाँ पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके उनकी जेब पर बजट असर डालता है। देखिए, अभी जो सीए साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही है कि सर्विस क्लास में बिजनेस में इनपुट कॉस्ट का आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर मैं एक प्रोडक्ट तैयार कर रही हूँ और उसको खरीदने के लिए मैं रॉ मटेरियल खरीदती हूँ या तमाम सारी चीजें खरीदती हूँ, सपोज मैं एक पेंसिल बना रही हूँ, तो उसके लिए जो मैं बाकी की चीजें खरीदती हूँ जिससे वो पेंसिल बनेगी, और उसमें जो मुझे पैसा देना पड़ रहा है और जो टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है, उसका रिलीफ एक बिजनेस वाले को मिल जाता है। पर वही जब घर का व्यक्ति जो सर्विस क्लास जब करता है, उसके आने जाने में पेट्रोल, घर की बिजली में भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पे भी, तो वो हर चीज में एक टैक्स छुपा होता है, वो पे कर रहा होता है। तो उसकी जो इनकम बचती है वो बहुत कम हो जाती है उसके हाथ में। तो वहां रिलीफ क्या होगा? या फिर जैसे अभी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि पति पत्नी को जॉइंट टैक्स फाइलिंग की सुविधा हो, या घर की कुल आय पर एक अलग से टैक्स। देखिए भावना जी, महत्वपूर्ण बात का जिक्र आप कर रही हैं, हम चर्चा पर दोबारा लौटेंगे, आपको मैं रोक रहा हूं। और इस बीच हम आपको एक अपडेट दे दें, जहां लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर बजट को लेकर जारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। ये बजट सर्व समावेशी होगा, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट होगा। निर्मला सीतारमण जी ने जिस ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए वित्त मंत्रालय में अपना प्रभाव दिखाया है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो अद्भुत है। महिला शक्ति पूरी दुनिया में भारतवर्ष की अपना जो कार्य है वो प्रस्तुत कर रही है, और ये महिला शक्ति का उत्थान है माननीय मोदी जी। डिप्टी सीएम को सुन रहे थे आप, और उसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। संसद भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक अब समाप्त हो गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। देखिए, संसद भवन में यह बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक खत्म हो गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है और औपचारिक तौर पर इस पर अब मंजूरी मिल गई है और अब कुछ ही देर में हम बजट पेश होता हुआ देख पाएंगे। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है, संपन्न हुई है। संसद भवन में बैठक का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक समाप्त हुई है और अब बजट को लेकर सभी की निगाहें, क्योंकि 11 बजे से बजट को पेश किया जाएगा। लगातार महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, सीधे चर्चा पर लौटते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मामला जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रही थी और साथ ही इससे पहले भी आपने बातों का जिक्र किया। पिछले बजट का जहां तक जिक्र है कि किसानों पर फोकस किया गया, एमएसपी पर फोकस किया गया। इस बजट में क्या कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखे हैं जो इन्वेस्टमेंट को लेकर निवेश के जो कॉन्क्लेव हैं वो अलग अलग प्रदेशों में, रीजनल लेवल पर भी कई जगह हुए हैं। मध्य प्रदेश में काफी इसको लेकर कॉन्क्लेव किए गए और विदेशों से निवेश लाने को लेकर अलग अलग राज्यों को एक टारगेट दिए गए हैं। तो व्यापार जगत पर इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी फोकस किया गया है। इस बार मेन फोकस अब क्या लगता है, क्या कुछ बजट में नजर आएगा? क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र को भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, जो जहाँ पे मैं बात बीच में रुकी थी, मैं उसको पहले तो फिर से बताना चाहूंगी कि अभी घर की कुल आय पर टैक्स स्लैब बनाने की बात की जा रही है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो एक ये अच्छी पहल रहेगी, अच्छी दिशा रहेगी।
क्योंकि अगर 5 या 6 सदस्य होते हैं परिवार में और उसमें एक ही व्यक्ति कमा रहा है और अगर वो टैक्स लिमिट से बाहर जा रहा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। जबकि ये कहाँ पे कम सदस्य है और एक व्यक्ति टैक्स पे करता है तो उसका खर्चा भी कम रहेगा, लेकिन सदस्य ज्यादा है और वो टैक्स लिमिट तो एक पूरे परिवार की कुल आय पर टैक्स का जो स्लैब है, इस तरह की चीज होना चाहिए बजट में और संभावना शायद होगी भी यहाँ पर। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं निवेश की, तो अभी कई बार ये देखते हैं कि जो पॉलिसी बनती है भले वो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के परिदृश्य में, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही बाहर अगर लोग अपना पैसा खींचने लग जाते हैं तो शेयर मार्केट पे सीधा सीधा असर पड़ता है, शेयर मार्केट गिर जाता है, तो जिससे कि एक बड़ा नकारात्मक चीजें आ जाती है। और दूसरा जो बजट हमने पिछले देखे या अभी के जब हम देख रहे हैं तो बात होती है महिलाओं और युवाओं के लिए, तो बेरोजगारी अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। स्टार्टअप की बात करते हैं लेकिन हकीकत में बहुत ही कम 2 लाख या 2.5 लाख के करीब स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो आज मैंने अपना कुछ चीज चालू कर दी, बनाना मैन्युफैक्चरिंग छोटा मोटा शुरू करा या नया मैं कॉन्सेप्ट लेके आ गई तो मैं स्टार्टअप हो गई, जरूरी नहीं है। सरकार का एक पोर्टल है, उस पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और तभी वो स्टार्टअप कहलाता है और उसको बाकी के फायदे मिलते हैं। तो ये जो एक अवेयरनेस है हमारे यहाँ पे स्टार्टअप के लिए, वो फैलना बहुत जरूरी है। लोगों को सही तरीके से प्रोसीजर भी नहीं पता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि या तो कई स्टार्टअप जैसे शुरू होते हैं उसमें से आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं, बंद उनको करना पड़ जाता है, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो वो एक अवेयरनेस प्रोसीजरल जो है वो हमें युवाओं को सरकार के विभिन्न योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचाने की सही तरीका क्या है ये जरूरत है, जहाँ पे उनको एक सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं जी, में और पॉपुलर स्कीम से जी, और अनएम्प्लॉयमेंट और अवेयरनेस की बात आपने यहाँ पर की, तमाम अहम महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया। लेकिन शीलू जी आपकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी ये बताते हुए नजर आ रही थी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो किचन है उसका बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो हाउसवाइफ है उनका तो हम दुख दर्द समझते हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्योंकि उनकी भी जॉब से रिलेटेड काफी एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि वर्किंग कल्चर में उन्हें भी रिलीफ मिलना चाहिए, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वर्किंग वुमेन्स के लिए बस ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से उन्हें सैलरी में तोला जाता है और जिस प्रकार से उनसे काम कराया जाता है, सैलरी काफी उनकी आर्थिक स्थिति कम आंक कर उनको सैलरी दी जाती है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी आनी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये यूनिफॉर्मिटी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। मैं इसमें आप लोगों का और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस प्रकार प्राइवेट सेक्टर में फीस ली जा रही है उसके ऊपर भी एक अगर लगाम कसी जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो ये भी एक बहुत अच्छा होगा, ताकि आजकल जो ये ट्रेंड में चल रहा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, वो साधारण हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है हमारे पॉकेट पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो इस पे भी लगाम खींचनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वाकई में, और महंगाई का जिक्र भी लगातार हुआ है। आयुषी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जीएसटी को लेकर काफी चर्चाएं होती रही हैं। जीएसटी की क्या भूमिका आप इस पूरे बजट में देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई को लेकर भी तमाम चीजें कही जाती हैं, कोई राहत की स्थिति देखने को मिल सकती है? गवर्नमेंट ने सर अभी मिड ऑफ द ईयर में ऑलरेडी जीएसटी 2.0 लॉन्च किया था, जिसपे काफी राहत दी थी। जो 28% के टैक्स स्लैब थे उनको कम करके 18% पे लाया गया, जो 12% थे बिल्कुल उनको 5% पे लाया गया। तो रेट पे तो ज्यादा हम नहीं एक्सपेक्ट करते, बट एक चीज जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बजट में करे, एक एमनेस्टी स्कीम ला सके, जिससे कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो रिजॉल्व हो सके। उससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है और व्यापारी को भी बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को भी वो अगर एमनेस्टी स्कीम लाती है उसमें जितना रुपया रिकवर होता है वो गवर्नमेंट के आय में आएगा और व्यापारी को भी एक टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि केसेस जो पेंडिंग है। फर्दर इसके अलावा जीएसटी के जो रिफंड्स, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जीएसटी जो आपका इनपुट में लगा है वो रिफंड आता है। तो अगर इजी रिफंड हो और फास्ट रिफंड आए व्यापारी को, तो उससे व्यापारी उस पैसे को अगेन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, अपने वर्किंग कैपिटल को और बूस्ट करेगा। तो एक वो उस टाइप की भी कुछ राहत या कुछ टाइम बाउंड असेसमेंट का कुछ रूल्स आए,
इस टाइप का कुछ राहत हम जीएसटी में देख सकते हैं इस बजट पे। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बजट में क्या कुछ राहत देखने मिल सकती है। तमाम उम्मीदें तो यहाँ पर लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा, तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन भावना जी, आपसे सवाल ये है, क्योंकि देखिए हर वर्ग की उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लगातार जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उस पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा जेब ढीली होती आम जनता की नज़र आती है। जैसे बच्चों की पढ़ाई है वो भी अब दिन पर दिन महंगी होती जा रही है और स्वास्थ्य पर भी बहुत खर्च यहाँ पर देखने मिलता है। तो आपको क्या लगता है इन दो सेक्टर पर किस तरीके रिलीफ मिलना चाहिए? ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और जिन पर मिलना चाहिए, और उससे ज्यादा इन दोनों सेक्टर के लिए कई बार घोषणाएं बहुत अच्छी की गई है। जैसे कि मैंने आयुष्मान का उदाहरण दिया था, तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है दोनों क्षेत्र में, इसमें बजट में तो राहत हो ही ताकि, लेकिन उसके अलावा भी इन दोनों जो क्षेत्र है, सेक्टर है, उस पर कसावट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि प्राइवेट का रोल बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट का रोल सिकुड़ता जा रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी को ये दोनों सुविधाएं आवश्यक रूप से मुहैया कराया जाए। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया और मुझे लगता है कि थोड़ा ही समय बचा हुआ है, लगभग अभी घड़ी से देखें तो 5-6 मिनट का समय बचा हुआ है। जब वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है बजट पेश करेंगी, उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट होंगी। मुझे लगता है हम और चर्चा आगे करेंगे और बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाए कि क्या कुछ उनके लिए बेहतर होने वाला है या हो रहा है, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका समस्या का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा शीलू जी, आपका बहुत शुक्रिया, आयुष जी आपका बहुत शुक्रिया, भावना जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बजट पेश होना है और उसको लेकर महत्वपूर्ण तरीके से जो अभी तक की प्रक्रिया देखने को मिली है, बैठक का आयोजन भी हो गया है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है, मुहर भी बजट को लेकर लग गई है। कुछ ही देर में लगभग 5-6 मिनट का समय बचा हुआ है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।